घंटी बजने पर ही वो ख्वाबो ख्याल की दुनिया से निकल सका था, लेकिन ये घंटी टेलीफोन की नहीं दरवाजे की थी। वो अंगड़ाई लेकर उठ गया। उसने बेखौफो खतर दरवाजा खोल दिया। बाहर इंस्पेक्टर जैनुद्दीन सादा लिबास में मौजूद था। तुम? सिकंदर के चेहरे पर सलूटें नमूदार होने लगी। हाँ मैं, इंस्पेक्टर घूरने लगा। सिकंदर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया हो। इस मकान में जैनुद्दीन की आमद उसे बेहद खौफनाक महसूस हुई थी। ये सब क्या है? वजीर दाखिला ने मेज पर मुक्का मारकर कहा। ये खुली बगावत। तुम समझ रहे हो ना? जी नहीं, ये बगावत नहीं, श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर परदेसी ने जवाब दिया। मैं कानूनों ज़ाब्ते के दायरे में रहकर बात कर रहा हूँ। शबीर अहमद शाह की गिरफ्तारी किश्तवाड़ के इलाके रामबान से अमल में आई है, लिहाजा मैं नजरबंदी के अहकाम जारी नहीं कर सकता। अनंतनाग का डिप्टी कमिश्नर भी यही कहता है सर, मोहनलाल ने मिनमिनाते हुए कहा। मैं सबको मुअत्तल कर दूंगा। वजीर दाखिला की खोपड़ी जल उठी। सबको, उसने दाड़ कर कहा। मकबूजा हुकूमत की ये बहुत बड़ी नाकामी थी। दो अहम तरीन डिप्टी कमिश्नरों ने वारंट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल ने वाज़े तौर पर मुतला कर दिया था कि वो इस केस में अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनकी टांग में सख्त दर्द है और इसी दर्द के बायस उन्हें बुखार चढ़ा हुआ है। इस सूरत हाल के बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल से राब्ता किया गया तो उनके घर से मालूम हुआ कि वो 1 घंटा कबल अपनी रिश्तेदार की दादी के इंतकाल का सुनकर इलाहाबाद चले गए हैं। ठीक है, दफा हो जाओ तुम लोग, वजीर दाखिला ने खड़े होकर कहा। मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं, तुम सब बुज़दिल और नाअहल हो। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने वजीर दाखिला के कमरे से निकलकर मुस्कुराते हुए अपने गार्ड की तरफ देखा और सरगोशी के अंदाज में कहा, बुढ़ा पागल हो गया है, हमें उल्लू बनाता है, करे कोई बरे हम। क्यों मियाँ, ऐसा पहले कभी हुआ है? पर आइंदा नहीं हो सकेगा सरकार। गार्ड ने भी हंसकर जवाब दिया। वैसे पिंजरे में परिंदे का क्या हाल है? वो तो जवान शेर है, शेर। डिप्टी कमिश्नर परदेसी ने जर्जरी लेकर कहा। सारी एजेंसियां उसे यहाँ छोड़कर भाग निकली। राह वाले भी उससे पूछगिछ की हिम्मत नहीं कर सके। अब ये बुढ़ा सारा केस हमारे सर मुड़ने की कोशिश कर रहा है। ना भाई ना, शहर वालों के तेवर वैसे ही खराब हैं। मेरा ख्याल है कि 1 घंटे में मुझे कर्फ्यू के नफाज का हुक्म मिलने ही वाला है। तुम अकेले हो? जैनुद्दीन ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ। सिकंदर चौखट पर इस तरह जम गया जैसे जैनुद्दीन को आखिरी सांस तक अंदर नहीं आने देगा। उसे हैरत थी कि जैनुद्दीन बैरूनी अहाते का ताला किस तरह खोल सका। उस अहाते के बाद मजीद 2 मुकफ्फल दरवाजे थे जिनकी चाबियां सिर्फ इंतहाई बाएतमाद अफराद के पास थीं। ये मकान टीपू के वालिद अब्दुल्ला का था और 1 साल से सिकंदर के ज़ेरे इस्तेमाल था। तो वो अभी नहीं आया जो तुम्हारा शेर है? जैनुद्दीन अब भी मुस्कुरा रहे थे। तुम किसकी बात कर रहे हो? सिकंदर के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। टीपू, इंस्पेक्टर ने सरगोशी की। तुम कौन हो? सिकंदर की कनपटी पर एक रग बार बार फूलने लगी। मलंग बाबा। मेरे खुदा। सिकंदर सैरज़दा अंदाज में पीछे हटता चला गया और जैनुद्दीन अंदर आकर सोफे पर ढेर हो गए। मेरी उससे फौरन बात कराओ सिकंदर, अभी। इस बार जैनुद्दीन मलंग बाबा के अंदाज में बोले थे। मैं उसे हर नंबर पर ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन आज पहली बार वो कहीं नहीं मिला। सिकंदर ने वॉकी टॉकी ऑन करके फौरन ही उसके हवाले कर दिया। वो दोनों की गुफ्तगू सुन सकता था। बाबा। दूसरी तरफ से टीपू की हैरत ज़दा आवाज सुनाई दी। आप वहाँ किस तरह पहुँच गए? बड़े बाबा ने 3 चाबियां बहुत पहले मेरे हवाले की थी, उन्हीं का इस्तेमाल करके। मेरी बात गौर से सुनो लड़के, मेरा नाम जैनुद्दीन है, इंस्पेक्टर जैनुद्दीन। और अब मुझे ये परवाह नहीं कि मेरी पोल खुल जाएगी, लिहाजा हस्बुल हुक्म खुद को तुम पर जाहिर कर रहा हूँ। अगर तुमसे फोन पर बात हो जाती तो मैं यहाँ हरगिज ना आता, लेकिन बात बहुत जरूरी है। कल हड़ताल के दूसरे दिन सरकार पीपल्स लीग और मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के दरमियान टकराव कराने की कोशिश करेगी। साजिश ये है कि कल तुम्हारे अजलास के बाद पीपल्स लीग के मजीद कारकुन पकड़े जाएं और ये ऐलान कर दिया जाए कि मुस्लिम मुत्तहिदा महाज वालों ने मुखबरी की थी। इसका वाहिद मकसद ये है कि तुम लोगों का इत्तेहाद बनने से पहले ही टूट जाए। इस साजिश की एक कड़ी के तौर पर आज किसी वक्त मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के दफ्तर पर पीपल्स लीग के झंडे लिए हुए दर्जनों अफराद सैयद गेलानी के खिलाफ मुजाहिरा करेंगे। मुमकिन है पथराव भी करें। इस तरह हर तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी। दोनों ग्रुपों के हामी आपस में लड़ पड़ेंगे। यूं अवामी रद्द-ए-अमल का रुख पुलिस और सरकार की तरफ से हट जाएगा। शुक्रिया बाबा साहिब, टीपू ने बमुश्किल जवाब दिया। हम इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे, मगर आप ये बात सिकंदर से भी कर सकते थे। मैं तुम्हारी आवाज भी सुनना चाहता था मेरे बच्चे। जैनुद्दीन की आंखें नमनाक सी हो गईं। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जवान होते हुए देखा है। तुमने 3 दिन हुए आखिरी बार मुझसे बात की थी।
अच्छा छोड़ो इन बातों को, लो सिकंदर से बात करो। ओके ओके टीपू, तफसीली बात मुलाकात पर होगी। सिकंदर ने मजीद कुछ कहे बगैर बात खत्म कर दी। उसका जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। उसने ज़ैनुद्दीन की तरफ देखे बगैर कोई नंबर मिलाया और बहुत तेजी से कहने लगा, तुम लोग फौरी तौर पर अपने पॉइंट छोड़ो। कम से कम 1 दर्जन अफराद मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के दफ्तर भेज दो, गलियों की नाकाबंदी कर दो। वहाँ चंद जमीर फरोश पीपल्स लीग के झंडे लेकर मुखालिफाना मुजाहरा करना चाहते हैं। मस्जिदों से ऐलान करा दो कि हुकूमत ने ये साजिश तैयार की है ताकि अवाम का इत्तेहाद कायम ना हो सके। ये भी इंतबा कर दो कि जिस किसी ने भी इस तरह के मुजाहरे की कोशिश की वो अवामी कहर का सजावार होगा। मुस्लिम जांबाज फोर्स के साथियों को भी सारी सूरत हाल बता दो, तुमसे यकीनन ताउन करेंगे, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। रिसीवर रखने के बाद ही सिकंदर ने ज़ैनुद्दीन की तरफ देखा। आपके हम पर बहुत से एहसानात हैं बाबा, लेकिन आज का एहसान हम पर नहीं, पूरी कौम पर किया है आपने। अरे कुछ नहीं। ज़ैनुद्दीन शफकत से मुस्कुरा दिए। तुम्हें पता है कि आज मैं कितना खुश हूँ। आज मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे हकीकी अंदाज में। अब्दुल्ला साहिब कहते थे कि सिकंदर बरवक्त और दुरुस्त फैसले करता है। ये आज मैंने खुद देख लिया। मेरी आंखें बहुत मुबारक हैं जिन्होंने तुम जैसे नौजवानों की ज़ियारत की है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ जनाब, सिकंदर ने जवाब दिया। आज मेरी आंखों ने उस अजीम शख्सियत को देखकर नूर हासिल किया है जो अंधेरों में हमारे लिए चिराग रखती रही है। ज़ैनुद्दीन उसका शाना थपकने लगे। तभी टेलीफोन की घंटी फिर बज उठी। सिकंदर सुनता रहा और चंद लम्हों बाद उसने रिसीवर रख दिया। खैरियत? ज़ैनुद्दीन ने पूछा। जी हाँ, ये इत्तला मिली है कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ओह! ज़ैनुद्दीन चौंक पड़े। इसका मतलब ये है कि वो शो डाउन की तैयारी कर रहे हैं लड़के। जी हाँ, अब तक 6 शहरी शहीद हो चुके हैं। इन शहादतों के बाद जब हमारे लोगों ने पुलिस का ताकुब शुरू किया तो अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू का सिर्फ एक मकसद है सिकंदर, सिर्फ एक, वो ये कि गुंजान आबाद इलाकों में गिरफ्तारियां की जा सकें और मजाफात में मजीद कुमक भेजी जा सके। तुम लोगों को बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। आप दुआ कीजिएगा, हमारी तैयारियां बहरहाल मुकम्मल हैं, सिकंदर ने जवाब दिया। ज़ैनुद्दीन कुछ सोचते रहे, फिर उठे। उन्होंने सिकंदर की पेशानी चूमी। उसके बाद वो कुछ कहे बगैर वहां से चले गए। सिकंदर खाली चौखट को देखता रहा जहां चंद लम्हे कबल वो ज़ैनुद्दीन को दुश्मन समझकर घूरता रहा था। अब्दुल रशीद जरगर ने जोरदार चीख मारी तो हंटर वाला घबरा कर पीछे हट गया। ये बहुत जोर से चीखने लगा है जलालुद्दीन, हंटर वाले ने बेबसी के साथ कहा। अरे ये तो इसकी पुरानी आदत है, जलालुद्दीन बोला। उस वक्त अब्दुल रशीद की हालत बहुत अबतर थी। उसके जिस्म के सारे बाल उखड़ चुके थे। जिस्म पर सैकड़ों नन्हे नन्हे सुर्ख सुराख थे, ऐसे जैसे सुर्ख चींटियां हों। आज राजबाग के इंटेरोगेशन सेल में उसका 40वां दिन था। पुलिस वाले तमाम तर तशद्दुद के बावजूद उसकी जुबान नहीं खुलवा सके थे। चलो तुम शुरू हो जाओ, अभी 30 हंटर बाकी हैं, जलालुद्दीन ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। रहने भी दे यार, हंटर वाला बोला। इसमें बाकी क्या रह गया है? जलालुद्दीन कुछ सोचता रहा, आखिर उसी को हार माननी पड़ी। वो हंटर वाले के साथ बाहर निकल आया जहां एक कमरे में नोल टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर दोनों ही इस नतीजे पर पहुंचे कि अब्दुल रशीद जरगर का इस अजियत खाने में आज आखिरी दिन है। नोल ने रिसीवर पटक कर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ तहरीर था। कुछ बोला वो? उसने गुरा कर पूछा। नहीं। जलालुद्दीन स्टूल पर बैठ गया। अब तो वो भी जरगर के सामने शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर था। तब फिर उसे तैयार करो। वो नहीं बोलता जनाब, जलाल ने कहा। बकवास मत कर उल्लू के पट्टे, नोल ने चिल्ला कर कहा। मत बोलने दे उसे, आज किसी वक्त गाड़ी आएगी और उसे जेल से ले जाएगी। किसी वकील ने जरगर के बारे में हब्से बेजा का मुकदमा दायर कर दिया है। चलो साहिब, जान तो छूटी इस हट धर्म से। वाकई बड़ा जिद्दी निकला वो। नोल ने भी एक तवील सांस लेकर शिकस्ता अंदाज में सर टिका दिया। बहुत हट धर्म है वो। अब्दुल रशीद जरगर को इंटेरोगेशन सेंटर से जेल लाया गया तो मारे खुशी के उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजबाग से जो ही गाड़ी बचवाड़ा और शेराज सिनेमा के इलाकों से गुजरी तो उसे यकीन आ गया कि वो अजियत खाने से निजात पाकर अब जेल ले जाया जा रहा है। जरगर ने जब गुजरे हुए दिनों के बारे में सोचा तो कांप उठा। जेल के अहाते में पहुंचते ही हर तरफ नारे सुनाई देने लगे। वो ठिठक कर रुक गया, मगर उसे किसी ने आगे की जानिब धक्का दे दिया। चलता रहे। अकब से किसी ने डांट पिलाई तो वो चलता रहा, लेकिन हर कदम पर उसे नारे सुन सुन कर नई ताकत मिलने लगी, नई तवानाई का एहसास होने लगा। पूरी जेल पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत का जो यार है, गद्दार है के नारों से गूंज रही थी। जरगर ने ये नारे अकूबत खाने की जिंदगी के दौरान कई बार दिल ही दिल में लगाए थे, लेकिन आज कई हफ्तों बाद वो उन्हें सुन भी रहा था। उसे ये अंदाजा बहरहाल नहीं था
کہ گزشتہ ہفتے پوری وادی میں کتنی زبردست ہڑتال ہو چکی ہے۔ مان ہی ایک طرف سے کسی کی للکار سنائی دی۔ زرگر جہاں تھا وہیں جم گیا۔ اسے دھکا دینے والے نے بھی اسے اس بار دھکا نہیں دیا تھا۔ تیاری کرو۔ یہ آواز ایک بد شکل شخص کی تھی جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی وردی میں تھا۔ اس قیدی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کونے میں بٹھا دو اسے۔ ابھی یہ جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ جیل کا سائرن اپنی کرخت آواز میں بجنے لگا۔ سپاہی اور افسر قطار بنا کر تیزی سے جیل کے اندرونی حصے میں جانے لگے۔ وہ سب مسلح تھے اور دوڑتے ہوئے بھی بندوقیں لوڈ کر رہے تھے۔ زرگر کے جسم میں خوف کی سرد لہر سرایت کر گئی۔ پاکستان زندہ باد، یہ نعرہ اس مرتبہ پوری قوت سے لگایا گیا تھا۔ جیل کی دیواریں تھرانے لگیں، بندوق برداروں کے چہرے ست گئے۔ زندہ باد، زرگر نے آہستہ سے کہا۔ اس کے خون آلود چپکے ہوئے ہونٹ ہلے تو زخموں سے پپڑی ہٹ گئی، ہونٹوں سے خون پھر بہنے لگا۔ زندہ باد، زرگر نے پھر کہا۔ اس نعرے کو دہرایا، پھر اس کا جسم جوش سے کانپنے لگا۔ زندہ باد، وہ چلایا۔ پاکستان زندہ باد، یہ اس کی اپنی آواز تھی۔ یہ آواز اس نے کئی ہفتوں بعد سنی تھی۔ اسے اسی لمحے یاد آیا کہ وہ بول سکتا ہے، نعرے لگا سکتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ ہلنے لگے، جسم تھرانے لگا۔ پاکستان زندہ باد، پوری قوت سے چلایا۔ اسی وقت زندہ باد کے نعرے اندر سے پھر گونجنے لگے۔ اس بار وہ سائرن کی کرخت آواز پر غالب آ گئے تھے۔ زرگر دیوانہ وار رقص کرنے لگا۔ ہالٹ! زرگر کے تھرکتے ہوئے پیر اور لہراتے ہوئے ہاتھ عقب سے للکار سن کر تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سکھ کانسٹیبل اپنی رائفل سونتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر برہمی تھی اور آنکھوں میں نفرت۔ کیا بات ہے؟ عبدالرشید زرگر نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ یہاں ناچنے کا آرڈر نہیں، کانسٹیبل نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ چلو اندر چلو، کانسٹیبل رائفل کی نال سے ٹوکا دے کر بولا۔ رشید اس کے آگے چلنے لگا، لیکن پاکستان زندہ باد کے نعرے اب بھی اس کے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ اندر مختلف کاغذات پر عبدالرشید زرگر کے دستخط لیے گئے، انگلیوں کے نشانات حاصل کیے گئے اور پھر اسے ایک احاطے کی طرف لے جایا گیا۔ نعروں کا شور اب بڑھ رہا تھا، لیکن نعرہ زن ہجوم ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ نعرے لگانے والے کون ہیں حوالدار صاحب؟ زرگر نے جان بوجھ کر ایک کانسٹیبل کو حوالدار کہا تو گنی داڑھی میں چھپے ہوئے لب اس طرح کھنچے جیسے کانسٹیبل مسکرا رہا ہو۔ تمہارے ہی لوگ ہیں، رائفل بردار نے جواب دیا۔ اور یہ سائرن کیوں بج رہا ہے؟ اس لیے کہ قیدیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے خصوصی اسکواڈ بیرکوں تک پہنچ جائے۔ تو کیا وہ قیدیوں کو مارے پیٹیں گے؟ سری نگر جیل میں ابھی تک اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ کانسٹیبل اس بار ہنس پڑا۔ خصوصی اسکواڈ والے نعرے لگانے والوں کے ساتھ دیوار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ بیرکوں سے باہر نہ نکل سکیں۔ یہ کھیل دیر تک جاری رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ زرگر کو بیرکوں کے قریب پہنچ کر ایسا لگنے لگا جیسے ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہو۔ آس پاس پھولوں کے کنج نہ تھے، اس سبب اسے خوشبو پر حیرت ہو رہی تھی۔ ویسے اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ مجاہدین کے جسموں سے پھوٹنے والی خوشبو ہے اور یہ کہ اب جلد ہی وہ مجاہدین سے ملنے والا ہے۔ تبھی بس اچانک ہی اس کی نظر ان درجنوں افراد پر پڑی جو بیرکوں کے باہر راہداری میں نعرہ زن تھے۔ یہ کون ہے؟ رشید زرگر نے پوچھا۔ اس کی نظریں ایک دبلے پتلے سے بزرگ پر جم گئیں جن کی چھوٹی سی سفید داڑھی بہت باوقار تھی، جن پر کراکلی ٹوپی بہت سج رہی تھی اور جن کا چہرہ چمک رہا تھا۔ یہی تو سید علی شاہ گیلانی ہیں۔ اوہ! زرگر کو آنکھوں میں ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی۔ اور وہ جو ان کے برابر کھڑے ہیں، غلام محمد صفی۔ میرے خدا! عبدالرشید زرگر کو یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی ہو۔ ان بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اس کے لیے بڑی سعادت تھی۔ اور وہ جو ہاتھ ہلا کر کچھ کہہ رہے ہیں، شبیر احمد شاہ، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ انہیں جانتے ہو نا؟ کیوں نہیں، یہی تو وادی کے نوجوانوں کا مرکز امید ہے۔ زرگر کو خون میں حدت سی محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے اعظم انقلابی کو بھی دیکھا اور JKLF کے ان مجاہدین کو بھی جو بھارتی تسلط کے خلاف جدوجہد کے نشان تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ اذیت گاہ میں ہونے والا سارا تشدد اسی وقت بھول گیا جب اسے مجاہدین کے پرعزم چہرے نظر آئے تھے۔ اب جذبہ شوق شہادت کو جگایا جائے گا، اب ہند کی دیوار برلن کو گرایا جائے گا۔ اشرف ڈار نے کنٹرول لائن عبور کرتے ہی سجدہ شکر ادا کیا۔ مقبول الائی بھی بہت خوش تھے۔ تمام ساتھیوں کے چہروں پر چمک تھی، وہ دمک رہے تھے، بعض آنکھیں پرنم بھی تھیں۔ اشرف ڈار زندگی میں دوسری مرتبہ خونی لکیر کے اس پار آزاد کشمیر آئے تھے۔ ان کا استقبال کرنے والوں کی تعداد محض 5 تھی، لیکن سب کو علم تھا کہ آگے چکوٹھی کے علاقے میں ایک جمع غفیر انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں سے لکیر پار کر کے یہاں آئے تھے۔ ان میں سے بعض افغانستان میں تربیت مکمل کر کے واپسی کے لیے چکوٹھی میں رکے ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ اطلاع ہوئی کہ ایک جانباز اشرف ڈار اپنے جانباز ساتھی مقبول الائی کے ہمراہ یہاں پہنچ رہا ہے
तो उनके इस्तकबाल के लिए रुक गए। अशरफ डार का काफिला आजाद कश्मीर रेजिमेंट के जवानों से बचता बचाता चकोठी पहुंच गया तो वहां तकबीर के नारे गूंजने लगे। उसी हुजूम में बैरवा का मोहम्मद अली भी था, जिसने बैरा अस्पताल में अशरफ के साथ बतौर मेडिकल असिस्टेंट काम किया था। चकोठी में मकबूजा वादी के आने वाले इस छोटे से काफिले का जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। सैयद सलाहुद्दीन भी वहां मौजूद थे, वही सलाहुद्दीन जिनके बारे में ये पेशगोई की जा चुकी थी कि एक रोज वो जिद्दोजहद आजादी के काफिले की कयादत करेंगे। एहसन डार, सैयद सलाहुद्दीन और कमांडर शमसुल हक वही हीरो हैं जिनसे अशरफ ने बराह रास्त सीखा था। चकोठी बाजार से जब ये जुलूस गुजरा तो दुकानदार भी दुकानें छोड़कर निकल आए। दरिया जेहलम के किनारों पर तकबीर के नारे, जिहाद की पुकार गूंजने लगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे दिलों को गरमाने लगे। तभी सैयद सलाहुद्दीन की आवाज दूर दूर तक फैलने लगी। आज हमारे शेर, अल्लाह के शेर, कश्मीरी मुसलमानों के लाडले और जिहाद कश्मीर के लिए कलाशनकोफ उठाने वाले हमारे दरमियान हैं। इस अज़म के साथ के एक बार फिर वापस जाकर भारतीय लुटेरों से लड़ेंगे और आजादी हासिल करके ही दम लेंगे। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। सख्त सर्दी के बावजूद दो अफराद बहुत तेजी से बर्फ पोश दरख्तों की कतारों में इस तरह चल रहे थे जैसे उन्हें सर्दी नहीं लग रही हो। उनके हर तरफ मलगजा अंधेरा फैला हुआ था। दरख्तों पर बर्फ ऐसे जमी हुई थी जैसे कोई सुहागन अचानक ही उजड़ कर सर पर राख डालती रही हो। बर्फ पाशी बंद हुए अगरचे 1 घंटा गुजर चुका था, ताहम कहीं कहीं रुई जैसे गाले अब भी गिर रहे थे। शायद ये बर्फीली फौज के भटके हुए जवान थे जिनको अब कहीं जाकर मंजिल मिली थी। इस दिलफरेब माहौल में हर तरफ खामोशी थी, मुकम्मल सन्नाटा था। हाँ, उन दो अफराद की आहटें सुनकर परिंदे जब भी बरा मार कर उड़ते तो हर तरफ परिंदों की फड़फड़ाहट कुछ देर तक जरूर गूंजती रहती थी। तभी हर तरफ अंधेरे पर फैलाने लगे। अंधेरा होने वाला है टीपू मेरे भाई, एक मुसाफिर ने दूसरे से कहा। हाँ, बहुत जल्द तारीकी छा जाएगी, टीपू ने जवाब दिया। वो सर्दियों और बर्फबारी के लिए मखसूस लिबास में थे। कंटोप ने उसका सर ही नहीं आधा चेहरा भी छुपा रखा था। मेरा ख्याल है कि हम बर वक्त वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे सिकंदर, मगर हमें हर कीमत पर और वक्त पर पहुँचना है दोस्त, सिकंदर ने हंसकर कहा। क्या अभी से हिम्मत हार रहे हो? अरे नहीं, बात सिर्फ वक्त की है। वक्त को भी हम शिकस्त दे सकते हैं। क्यों, क्या नहीं? क्यों नहीं? टीपू ने एक तवील सांस लेकर अपने हाथों को बगल में दबा लिया। वो उन्हीं दस्ताने पहने हुए था, इसी बायस सिगरेट नहीं पी सकता था। यही हालत सिकंदर की थी। उसके दस्ताने और ज्यादा मोटे थे।